हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूँ मैं आपका अपना बैड एस सेयन स्पाई एक्स फैमिली के नए एपिसोड के साथ। वैसे आप लोगों ने स्पाई एक्स फैमिली के मांगा की डिमांड की थी, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं वो वीडियो नहीं बना पाया। पर टेंशन मत लो, आपको एक दो दिन में मांगा की वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। चलो अब इन बातों को साइड में रखते हैं और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत होती है एक नए कैरेक्टर जॉनस वेलमैन के साथ, जो एक फेमस ओपेरा सिंगर होता है। उसने अनाउंस किया है कि वो 13 तारीख को वेस्टलिस जाने वाला है एक कल्चरल एक्सचेंज इवेंट के लिए, और लोग उसे हेरल्ड ऑफ द थॉ के नाम से बुला रहे होते हैं, क्योंकि सबको उम्मीद है कि उसका परफॉर्मेंस ईस्ट और वेस्ट के बीच के रिलेशंस को और भी बेहतर करेगा। लेकिन अचानक से उसके बारे में कई स्कैंडल्स सामने आने लगते हैं। न्यूज में छपता है कि वेलमैन के कई अफेयर्स थे। उसने अपने वेस्टर्न गर्लफ्रेंड को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक की, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसका कनेक्शन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से है। एक मिस्ट्रेस ये भी क्लेम करती है कि वेलमैन ने ऑस्ट्रेलियन लोगों को लो ब्रो एप्स कहा है, जिसका मतलब उन्हें नीचा दिखाया है। अब लोग ये कह रहे होते हैं कि वो बस वेस्टलिस इसलिए जा रहा है क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी यहाँ कम हो गई है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उसने डिसेबल वेस्टलिस का मजाक उड़ाया और नए सिंगर्स को धमकाया है। अब जब वेलमैन पब्लिक में निकलता है, रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और हर तरफ से सवाल करते हैं। लोग उसे घटिया इंसान कहकर चिल्लाते हैं, लेकिन वेलमैन साफ कह देता है ये सब झूठ है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक फोटो बूथ के अंदर, जो असल में एक वाइस सेफ हाउस का सीक्रेट एंट्रेंस होता है। अंदर एक नया रूकी एजेंट बैठे हुए न्यूज पढ़ रहा होता है और बोलता है ये बंदा तो बिल्कुल घटिया निकला। उसे लगता है अगर वेलमैन अब वेस्टलिस गया तो दोनों देशों के बीच के रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। तब सिल्विया, जो कि लॉयड की सीनियर ऑफिसर होती है, उसे ऑर्डर देती है ये न्यूज किसी भी हालत में वेस्ट तक नहीं पहुंचनी चाहिए। रूकी थोड़ा सा आर्ग्यू करता है और कहता है पर अब किसे फर्क पड़ता है। सिल्विया चुप रहती है, फिर अचानक उसके पास जाकर दीवार पर हाथ मारकर कहती है मैंने कहा था ना, कुछ भी करके ये रोको। वो एजेंट ये देख कर डर जाता है और उसकी बात मान लेता है। अगले सीन में सिल्विया उस रूकी से पूछती है कि तुम कितने सालों यहाँ काम कर रहे हो। वो कहता है 2 साल से। सिल्विया कहती है तो फिर इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो, हमारा काम है इंश्योर करना कि सब कुछ ठीक से हो। वेस्ट वाले इस इवेंट का इंतजार बहुत टाइम से कर रहे हैं। लेकिन वो एजेंट बोलता है मैम, पर वेलमैन सच में घटिया है, सब लोग उसके खिलाफ हैं। सिल्विया शांत होकर पूछती है सब लोग मतलब कितने लोग, तुम्हारे पास कोई डेटा है क्या। ये सुनकर वो एजेंट चुप हो जाता है। सिल्विया कहती है ये सब घटिया बातें अखबार वाले लिख रहे हैं, जो सिर्फ अफवाह और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, हो सकता है ये सब बिल्कुल झूठ हो। वो एजेंट कहता है मतलब आपका कहना है ये सब कहानी झूठी है। सिल्विया कहती है हो भी सकता है और नहीं भी, शायद उन लोगों ने बनाया हो जो नहीं चाहते ईस्ट और वेस्ट के रिलेशंस और भी ज्यादा बेहतर हो। उसी वक्त एक और एजेंट आता है और बताता है कि एक डेथ थ्रेट आया है ओपेरा हाउस के नाम पर। नोट में लिखा है जो आदमी ईस्ट और वेस्ट के बीच नफरत फैला रहा है उसकी मौत ही उसका न्याय है। रूकी हंसकर कहता है 100 में से 99 बार तो ऐसे थ्रेट्स मजाक होते हैं। पर सिल्विया सीरियस टोन में कहती है और अगर ये वो एक बार हुआ जो मजाक नहीं हो, तो जब सच में जंग शुरू हो जाए तब भी क्या तुम हिसाब ही लगाते रहोगे। रूकी तुरंत चुप हो जाता है। सिल्विया डिसाइड करती है कि वो एम्बेसी जाकर प्लान एडजस्ट करेगी और उन एजेंट्स को ऑर्डर देती है मेरे वापस आने तक सब अच्छे से हैंडल करना। बाहर आते हुए वो सोचती है कि इन बच्चों को ट्रेन करना कितना मुश्किल है, मैं भी अब जवान नहीं रही। उसे याद आता है जब उसने ट्वाइलाइट को ट्रेन किया था, तब वो भी ऐसे ही नरम दिल का था। उस मेमोरी को याद करते हुए वो हल्की सी मुस्कुराती है। अगले दिन रूकी भागते हुए सिल्विया के पास आता है और कहता है कल के मैगजीन एडिशन में लिखा है कि वेलमैन के सब स्कैंडल्स फेक थे। सिल्विया शांत टोन में कहती है हाँ मुझे पता है, हमने उनका प्रूफ एडिट होने से पहले ही पकड़ लिया था। रूकी एक्साइटेड होकर बोलता है सब मिस्ट्रेसेस ने अपने स्टेटमेंट्स वापस ले लिए हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि उन्हें ये सब बोलने के लिए पैसे दिए गए थे। ये पूरी एक साजिश थी वेलमैन को बदनाम करने के लिए। एक फोटो में तो एक मिस्ट्रेस एक यूनिटी पार्टी के ऑफिशियल के साथ मिलती हुई दिखाई गई होती है। रूकी प्राउडली कहता है देखा मैम, मैंने कहा था कुछ गड़बड़ है। टीवी पर लाइव रिपोर्ट चल रही होती है जहाँ रिपोर्टर्स वेलमैन के ऑफिस के बाहर जमा होते हैं। वो रूकी टीवी देखकर बोलता है ये सब पागल हैं जो बिना जाने उसके पीछे पड़े थे। सिल्विया उसके सर पर मुक्का मार के कहती है एक बार में पलट गया तू। दूसरा एजेंट कहता है अब तो हमें डेथ थ्रेट वाले पर ध्यान देना चाहिए। सिल्विया कहती है वो लोग सच्चाई नहीं देखते, जो सोचेंगे वही करके मानेंगे। तभी सिल्विया टीवी पर कुछ नोटिस करती है कि एक गार्ड के पास उसकी स्टिक नहीं होती है। वो कहती है फेलेंक्स सिक्योरिटी के गार्ड्स कभी भी बिना स्टिक के नहीं आते, ये बंदा थोड़ा अलग लग रहा है। रूकी बोलता है शायद वो गलती से अपनी स्टिक लाना भूल गया होगा और शायद वो गलत जगह पर खड़ा हो। सिल्विया कॉल करती है एक कबाब शॉप में और
कोड वर्ड्स में बोलती है डिस्ट्रिक्ट 4 3 हॉट कबाब्स, 2 चॉकलेट मिंट कबाब्स। ब्राउन हेयर वाला गार्ड 5 फुट 11 इंच हाइट पे फोन के पीछे खड़ा है, उस पर ध्यान दो। ये एक्चुअली एक कोड मैसेज होता है सस्पेक्ट को पहचानने के लिए। सिल्विया तुरंत निकल पड़ती है अपनी टीम के साथ। लुकी पूछता है ट्वाइलाइट को नहीं बुलाएंगे क्या? सिल्विया कहती है नहीं, वो अभी भी रेस्ट कर रहा है, सुना है वो घर पर बेहोश हो गया था। सीन शिफ्ट होता है वेलमैन के ऑफिस के बाहर, जहां रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी। अंदर उसकी टीम डिस्कस करती है कि पुलिस ने एडवाइस किया है कि ऑफिस में ही रहना ज्यादा सेफ है, लेकिन वो प्लान बनाते हैं कि हम पीछे के दरवाजे से निकल सकते हैं। तभी एक सस्पिशियस गार्ड पेड़ के पास खड़ा होता है। उसके हाथ में एक साइलेंसर लगाया हुआ गन होती है। वो बार बार जस्टिस बोल रहा होता है। दूसरी तरफ कबाब शॉप वाला बंदा सब कुछ देख रहा होता है। ये सब देख के उसके पसीने छूट रहे होते हैं। जैसे ही वेलमैन पीछे के दरवाजे से निकलता है, वो गनमैन टारगेट सेट करता है। तभी सिल्विया और उसकी टीम एक कार में स्पीड से वहां पहुंच जाती है। सिल्विया रेडियो पर पूछती है कि वो आदमी कहाँ है। कबाब वाला आदमी कहता है प्रॉब्लम हो गई है मैम, वेलमैन निकल गया है और गनमैन रेडी है। वो आदमी तुरंत रिएक्ट करता है। वो वेलमैन के पास जाकर कबाब का ऑर्डर देने लगता है। वेलमैन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। गार्ड समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और कबाब वाले आदमी को पकड़ लेते हैं। इसी चक्कर में गनमैन झिझक जाता है और तभी सिल्विया पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है। सिल्विया अपनी बेल्ट निकालती है और उसके मेटल बकल से गनमैन के हाथ पर वार करती है, जिससे गनमैन गिर जाता है। गनमैन चिल्लाता है मैं न्याय की तलवार हूँ। सिल्विया जवाब देती है पक्का, और उसे बेल्ट से ऐसे मारती है कि बंदा पीछे उड़ जाता है, सीधा उस एजेंट के हाथ में। गनमैन को पकड़कर वाइस एजेंट्स वहां से निकल जाते हैं और कबाब वाला आदमी सॉरी बोलते हुए कहता है कि शायद से मैं गलत बिल्डिंग में आ गया था। अगले दिन वेलमैन और उसकी टीम बर्लिन एयरपोर्ट से वेस्टलिस के लिए फ्लाइट से निकल जाती है। सिल्विया अपना कंधा दबाते हुए बोलती है कल ज्यादा ही जोर लगा दिया था, अब दर्द हो रहा है। तभी उसका कलीग कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी। वो दोनों हंसते हैं और कहते हैं सेलिब्रेशन तब करेंगे जब इवेंट सेफली खत्म हो जाएगा। वाइस ऑफिस में बैठकर एजेंट्स डिस्कस करते हैं वो गार्ड ही डेथ थ्रेट भेजने वाला बंदा था, जिसका नाम पेंस कार्मर है और वो 52 साल का है, जो कि पहले सोल्जर था, जिसके अंदर अभी भी जंग वाली सोच है। सिल्विया कहती है ऐसे लोग जंग के दीवाने होते हैं, कभी कभी हम भी ऐसे हो सकते हैं जब शांति के लिए लड़ते लड़ते हम में ज्यादा घमंड आ जाता है। वो एजेंट कहता है मैंने भी सीख लिया है, मैं अपनी सोच में अटक गया था और एक मासूम आदमी को गलत समझ बैठा था। वो कहता है अगर वेलमैन वापस आया तो मैं उसका परफॉर्मेंस जरूर देखूंगा। दूसरा एजेंट हंसकर कहता है शायद अब से वो वेस्ट में ही रहेगा और दोबारा यहाँ वापस कभी नहीं आएगा। एजेंट बताता है पता चला है कि उनमें से एक मिस्ट्रेस एक माफिया बॉस की वाइफ थी और इस बार तो उसकी जान सच में खतरे में है। वो एजेंट शॉक में कहता है पर उसके सब स्कैंडल्स फेक थे ना। एजेंट कहता है यही तो बात है, कभी कभी हम समझते हैं कि हम किसी को अच्छे से जानते हैं पर ये हमेशा सच नहीं होता। वो एजेंट कंफ्यूज रहते हुए सोचता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और सच क्या है। तभी सीन शिफ्ट होता है ईडन एकेडमी की तरफ, जहाँ क्लास खत्म होने के बाद बेकी सबसे पहले घर जाने के लिए निकलती है। जाते हुए वो आन्या को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। बेकी के जाने के बाद आन्या अकेली कुर्सी पर बैठे हुए अपनी बस का वेट कर रही होती है। कुछ देर बाद एक आदमी आता है और स्टूडेंट्स को बताता है कि बस ड्राइवर को मेडिकल इमरजेंसी हो गई है और नेक्स्ट बस बहुत लेट आएगी। ये सुनकर सब बच्चे हैरान हो जाते हैं। बस के देर से आने की वजह से सब डिसाइड करते हैं कि चलो कैफेटेरिया में चलते हैं, कुछ टाइम पास हो जाएगा। लेकिन बेचारी आन्या वहाँ अकेली रह जाती है, वो चुपचाप बैठी रहती है। तभी उसके पास प्रोफेसर हैंडरसन आते हैं, जो उसे देखकर पूछते हैं मिस फॉजर तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? अगली बस तो देर से आएगी। आन्या थोड़ा सरप्राइज होती है और कहती है मैं अकेली हूँ, घर जाने का और कोई ऑप्शन नहीं है। हैंडरसन आन्या को अकेले बैठे हुए देखकर समझ जाता है कि मिस बेकी के जाने के बाद आन्या अकेली हो गई है। थोड़ा सोचकर वो कहता है तुम्हारे पास टाइम है तो थोड़ा मदद करोगी? मुझे कुछ स्कूल सप्लाईज उठाने हैं, मेरा काम थोड़ा मुश्किल होता है प्राइमरी स्टूडेंट्स के साथ। आन्या नखरे के साथ कहती है मुझे कुछ नहीं करना, मैं अभी बिजी हूँ। पर हैंडरसन हंसते हुए कहता है ऐसे उदास मत बनो, काम के बाद मैं तुम्हें टी केक्स भी खिलाऊंगा। ये सुनकर आन्या तुरंत खुश हो जाती है और हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। जब वो दोनों चल रहे होते हैं, हैंडरसन पूछता है तो बताओ तुम्हें स्कूल कैसा लग रहा है? आन्या कैजुअली बोलती है बस ठीक ही है, और फिर पूछती है अगर मुझे स्कूल पसंद नहीं है तो क्या मैं बुरी हो जाऊंगी? हैंडरसन प्यार से कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं भी छोटी उम्र में दोस्तों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता था और वो टाइम मेरे लिए मुश्किल था। आन्या कहती है आप उदास मत होइए, मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। हैंडरसन थोड़ा इमोशनल फील करते हुए कहता है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई बच्चा ऐसा बोलेगा। वो कहते हैं अगर कभी मुश्किल लगे तो बात कर लेना, अपने इमोशंस शेयर करना हिम्मत
हिम्मत का काम होता है। आन्या स्माइल करके बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ बढ़िया है। हेंडरसन अपने मन में सोचता है, ये लड़की तो 2 टॉरंटोरस बोल्ट लेने के बाद भी इतनी पॉजिटिव है, क्या बात है, कितनी एलिगेंट है। आन्या उसके दिमाग के थॉट्स पढ़ लेती है और उसे रियलाइज होता है, अरे हाँ, मेरे पास तो 2 बोल्ट्स हैं। तब हेंडरसन सोचता है, शायद मुझे ज्यादा टीचर टाइप बिहेव करने की जरूरत नहीं थी। पर आन्या तुरंत टेंशन में आ जाती है और सोचती है, कहीं मेरे टी केक्स खतरे में तो नहीं। तो वो झूठ बोलते हुए कहती है, एक्चुअली मुझे अभी भी थोड़ा बुरा लग रहा है टॉरंटोरस बोल्ट मिलने के बाद। हेंडरसन अपने मन में सोचता है, अच्छा हुआ मैं गलत था। फिर पूछता है, उन बोल्ट्स में से एक तुम्हें इसलिए मिला था क्योंकि तुम अपना रुमाल भूल गई थी। आन्या तुरंत 4 रुमाल निकाल कर कहती है, अब तो मैं ये हमेशा ही अपने पास रखती हूँ। हेंडरसन उसे कहता है, पॉइंट ये नहीं था, ये तुम्हारी प्रिपरेशन और डिसिप्लिन के एटीट्यूड के बारे में था। फिर वो समझाते हैं, एलिगेंस का एक हिस्सा है अपने आप को कंट्रोल में रखना और शांत और संभल के रहना। वो कहते हैं, मैडम स्लैग थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उनका पर्पस है बच्चों को फोकस में रखना। आन्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और बस ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उन्हें देख रही होती है। हेंडरसन सोचता है, चलो आसान भाषा में समझाता हूँ। पर आन्या बोलती है, मैं समझ गई, मतलब मुझे और बोल्ट्स नहीं मिलेंगे अगर मैं अपने रुमाल को साफ रखूंगी। हेंडरसन शॉक में जाता है और कहता है, बिल्कुल गलत, मैं सेल्फ कंट्रोल के बारे में बोल रहा था। आन्या पूछती है, अगर मैं अपने आप को कंट्रोल में रखूं तो मुझे स्टेला स्टार्स मिलेंगे क्या? हेंडरसन हैरान होकर कहता है, तो तुम्हें इंपेरियल स्कॉलर बनना है। आन्या कहती है, हाँ, वो तो सुपर कूल लगता है। हेंडरसन अपने मन में सोचता है, ये रीजन तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। इसके बाद वो उसे एकेडमी के हॉलवे में लगी हुई तस्वीरें दिखाते हैं जो कि कई फॉर्मर इंपेरियल स्कॉलर्स के होते हैं। इनमें से कुछ पॉलिटिशियंस, आर्टिस्ट, एथलीट्स और स्कॉलर्स होते हैं और वो कहता है, ये सब लोग हार्डवर्क और सेल्फ डिसिप्लिन से यहाँ तक पहुंचे हैं। कोई भी अचीवमेंट एक दिन में नहीं मिलती। आन्या उन तस्वीरों को देखकर सोचती है, मुझे भी अपने मिशन के लिए डेली हार्डवर्क करना पड़ेगा और पूछती है, क्या मैं भी कभी उन जैसा बन सकती हूँ? हेंडरसन कहता है, ये तुम पर डिपेंड करता है, थोड़ी मेहनत और कभी कभी थोड़ा लक भी काम कर जाता है। फिर वो समझाते हुए कहता है, स्कूल के पहले साल फाउंडेशन बनाने के लिए होते हैं, पढ़ाई, खेल, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन के लिए। आन्या इतनी सारी बातें सुनकर कंफ्यूज फील करती है, पर हेंडरसन कहता है, बोल्ट्स मिलने पर रिग्रेट अच्छा है, पर उन्हें अपने कॉन्फिडेंस को तोड़ने मत देना। वो एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इस स्टूडेंट को 6 बोल्ट्स मिले थे, फिर भी ये एक महान आदमी बना। तुम्हें भी अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। आन्या हंसते हुए बोलती है, ठीक है। फाइनली वो दोनों सप्लाई रूम में पहुंचते हैं। हेंडरसन कहता है, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। आन्या तुरंत बोलती है, अब टी केक्स? हेंडरसन स्माइल करके कहता है, बिल्कुल, मैं भूला नहीं हूँ। वो आन्या को बिठाते हैं और टी केक्स सर्व करते हैं। हेंडरसन कहता है, ये केक भी एक फॉर्मर इंपेरियल स्कॉलर ने बनाया है जिसने सालों तक अपनी रेसिपी पर मेहनत करी है। आन्या कहती है, मुझे तो बस ये मीठा लगता है। हेंडरसन सोचता है, कितना अजीब आंसर है इसका। फिर वो कहते हैं, क्या तुम्हें कल की क्विज में हेल्प चाहिए? मैं अभी फ्री हूँ। लेकिन आन्या तुरंत उठकर कहती है, नहीं थैंक यू, अब मैं घर जा रही हूँ, और वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। जब वो चली जाती है, हेंडरसन सोचता है, पढ़ाई सच में इतनी आसान नहीं होती। थोड़ी देर बाद आन्या घर पहुँचती है और लॉयड और योर को देखती है। वो दोनों देखते हैं कि आन्या लेट आई है तो डिनर तैयार करने लगते हैं। लॉयड और योर दोनों काफी थके हुए लग रहे होते हैं। लॉयड अपने दिमाग में सोचता है, आज का एक्स्ट्रा मिशन तो बहुत ब्रूटल था। सिल्विया ने कल ही छुट्टी दी और तुरंत एक और मिशन पकड़ा दिया। और योर सोचती है, मेरा टारगेट तो बहुत बड़ा जाइंट निकला, कितना मुश्किल था उसे हराना। आन्या दोनों की बातें सुनकर रियलाइज करती है कि मेरे पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं। और फिर वो लॉयड से कहती है कि आप मुझे डिनर के बाद पढ़ाएंगे। लॉयड शॉक में पूछता है, इतनी अचानक से पढ़ाई के बारे में पूछ रही है? उसके दिमाग में एक थॉट आता है, कहीं इसे फिर से टॉरंटोरस बोल्ट तो नहीं मिल गया। ये सोचकर वो ऑलमोस्ट बेहोश ही हो जाता है, पर योर उसे संभाल लेती है। और ये सब आन्या बहुत अजीब एक्सप्रेशन के साथ देखती है। और इसके अगले एपिसोड के प्रीव्यू में हमें दिखाया जाता है एक और नई फीमेल कैरेक्टर को, जिसके साथ योर वॉलीबॉल खेल रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये था स्पाई एक्स फैमिली के सीजन 3 के एपिसोड 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए तुम लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में।